हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभाव एजुकेशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे संगम एज के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है हमारा साउथ का हिस्ट्री जानने में साउथ इंडिया की जो हिस्ट्री है उसको जानने के लिए संगम एज जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको हम अच्छे से समझेंगे। ये क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन मैं अभी अभी आपको बता दे रहा हूँ, बीच में छोड़ के नहीं जाना, वरना काफ़ी कुछ मिस कर जाओगे। बहुत सारी चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी। तो कंटिन्यूटी में देखते रहो, ठीक है। एंड बीच बीच में छोड़ा मत करो। अगर आप पूरी एंशियंट हिस्ट्री, ये जो मैं अभी तमिलनाडु की बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ, तमिलनाडु का जो किताब है हिस्ट्री का, उसके बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ, तो उसको अगर आप कंप्लीट देखना चाहते हो तो सीरीज़ है, एक प्लेलिस्ट है, उसको देख लेना, ठीक है। इसके अलावा अगर पॉलिटी की तैयारी करना चाहते हो, इंडियन इकोनॉमी की तैयारी करना चाहते हो, या फिर आप मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हो, तो सबका प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, चैनल पे अवेलेबल है, देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कुछ 50 घंटे के आसपास की इकोनॉमी की कोर्स है, और वैसे ही 50 घंटे के आसपास की ही लगभग पॉलिटी की भी है, और लगभग 25 से 30 घंटे के आसपास की आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की है, जिसे आप चाहो तो 20 दिन का एक प्लान मैंने बता रखा है, 20 दिन में कंप्लीट कर सकते हो बड़े आसानी से। मतलब आपका 50% सिलेबस 20 दिन में कंप्लीट हो सकता है। और साथ में मैं काफ़ी एफर्ट डाल रहा हूँ कि बाकी सारी चीज़ें भी कवर करके मैं एक कोर्स निकाल दूँ, पूरी वीडियो कोर्स मिलेगी आपको, ठीक है। साथ में पीडीएफ अगर चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो भी प्लेलिस्ट है उनके जो भी वीडियो देखोगे, जैसे कि पॉलिटी की है, तो उसका आप नोट के तौर पे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। संगम इंडिया की बात करें तो चैनल पर अभी भी नए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। संगम एज जो है वो किसकी हिस्ट्री बताता है? वो हमें बताता है साउथ इंडिया की हिस्ट्री। किसकी हिस्ट्री बताता है? साउथ इंडिया की। 3 संगम हुए अभी तक, 3 संगम। कितने संगम हुए? 3 संगम। और ये तीनों संगम जो हैं ये क्या होते हैं? संगम अगर मैं कहूँ तो क्या होता है संगम? संगम का मतलब होता है एकेडमी ऑफ तमिल पोएट्स। कई सारे तमिल पोएट्स उस समय आके बैठे थे और उन्होंने काफ़ी सारी चर्चाएं की थी, उसी को हम लोग संगम कहते हैं। तमिल पोएट्स, तमिल जो कवि थे वो मतलब आके पास में बैठे, और उसी को हम संगम कहते हैं। बहुत सारी डिस्कशन हुई उसमें, और उसको हम संगम के जो बुक हैं उससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो कई सारे बुक तो नहीं अवेलेबल है। 3 संगतियाँ हुई हैं ऐसी, 3 संगम ऐसे हुए हैं, लेकिन उसमें से वन में तो कुछ भी नहीं रहा, और बाद के में थोड़ा बहुत बचा हुआ है, ठीक है। तो वो जो है वो पूरा जो है वो साउथ का हिस्ट्री बताने के लिए हमारे पास इम्पोर्टेंट रिसोर्स हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो मुच्चिगम मुच्चिगम या फिर पांड्यास जो है, ये पार्टिकुलर इस पांड्यास के बारे में, संगम के बारे में, पांड्यास के बारे में संगम में हमें पढ़ने को मिलता है, और भी सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती है, कि करके देखते हैं। फर्स्ट जो संगम हुआ था वो मदुरई में हुआ था। तो आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि फर्स्ट संगम कहाँ हुआ था? तो फर्स्ट संगम जो हुआ था मदुरई में हुआ था। एंड इसे अटेंड किया था, कहा जाता है, मानना है ऐसा कि गॉड्स ने, भगवान ने इसको, जितने भी लोग उस भगवान लोग थे उन्होंने इसको अटेंड किया था, ठीक है। सो इट वाज अटेंडेड बाय गॉड्स एंड लेजेंडरी सेक्स। उस समय के काफ़ी जो लेजेंडरी जो ऋषि थे, सेज वगैरह थे, उन्होंने इसको अटेंड किया था। इसका कोई भी लिटरेरी वर्क हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इस पर्टिकुलर जो फर्स्ट संगम हुआ था, जो कि मदुरई में हुआ था, उसमें गॉड और सेग वगैरह पार्टिसिपेट थे, उसमें अटेंड किया था उन्होंने। उसका कोई भी लिटरेरी वर्क हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो हुआ था वो हुआ था कपड़ापुरम में हुआ था। ये भी साउथ में ही है, बट इसके सारे जो लिटरेरी वर्क है वो ख़राब हो चुके हैं, एक्सेप्ट तोलकापियम। देखो, सेकंड जो संगम हुआ जिसमें पोएट थे, तमिल पोएट, वो आपस में बैठे, वो हुआ था कपड़ापुरम में। लेकिन इसका लिटरेरी वर्क काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन एक ही बचा, तोलकापियम। बाकी सब नष्ट हो गए। अब यार इतना पेरिस होना तो ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज कीड़े खा जाते हैं, तमाम चीज़ें हैं, तो इतना सोर्स बचा नहीं, बस तोलकापियम बचा हुआ है। थर्ड की बात करें अगर, तो थर्ड हुआ था मदुरई में अगेन। इसको फाउंड किया था मुदथी रुमारन ने इसको फाउंड किया था। मतलब कि ऑर्गेनाइज करना, समझ लो। थर्ड जो संगम हुआ था उसको किसने फाउंड किया था?
मुदथी रुमरन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो क्लासेस हो रही हैं ना, इसको आपको अच्छे से समझना है, सुनना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सीधा सवाल आपके एग्जाम में आएगा। लार्ज नंबर ऑफ पोइट्स ने इसको अटेंड किया था। ओनली फ्यू जो है इसके जो वर्क है, लिटरेरी वर्क, वो सर्वाइव की है, बाकी सब इसमें अगेन बर्बाद हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। संगम लिटरेचर की ही बात करें तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास लिटरेरी वर्क अवेलेबल है, उसमें है तोलकापियम, जो कि सबसे पुराना माना जाता है। इत्तू तुगाई हमारे पास है। पत्तू पत्तू हमारे पास है। इसके अलावा पत्नी पत्नीन किल कनाकू है हमारे पास। इसके अलावा 2 एपिक, ये सवाल आता है कि संगम एज के 2 एपिक का नाम बताइए, ऑप्शन दे देगा उसमें। तो उसमें है, पहला है सिलपतिग्रम और दूसरा है मणि मगलाई। सिलपतिग्रम, दूसरा है मणि मगलाई। ये दोनों जो हैं एपिक हैं उस समय के। जैसे कि अपने नॉर्थ इंडिया का एपिक क्या है, भारत का एपिक कहा जाता है महाभारत और रामायण को, तो वैसे ही साउथ के लिए शिलापतिग्राम और मणि मेघलाई। ये सवाल बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना हमेशा, मणि मेघलाई और शिलापतिग्राम। चलिए आगे बढ़ेंगे। तोलकापियम जो है इसको ऑथर्ड किया था एक कवि थे जिनका नाम था तोलकापियर। तोलकापियर ने इसको ऑथर किया था तोलकापियम को, ठीक है। ये अर्लीस्ट वर्क माना जाता है, तमिल ग्रामर के ऊपर है ये बेसिकली तोलकापियम क्या है, ये ग्रामर का वर्क है, जो कि तमिल ग्रामर का वर्क है, ठीक है। तोलकापियम, इसके जो ऑथर थे तोलकापियर थे, और ये प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल एंड सोशल इकोनॉमिक कंडीशन भी। इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई हैं जिसमें पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन साउथ की उस समय कैसी थी उसके बारे में जानने को मिलता है। तो तोलकापियम का ऑथर तोलकापियर, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक क्या है, एक तमिल ग्रामर है, और इसमें और क्या चीज़ें मिलती हैं, तो पॉलिटिकल और सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में साउथ के हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर बात करें, दूसरी जो इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क है वो है इत्तू तुगाई, जिसे हम इस इत्तू तुगाई को ही 8 एंथ्रोलॉजीज भी कहते हैं। इसमें 8 वर्क हैं। अब इनका नाम तो आपको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं बता देता हूँ फिर भी। एंगुरुनुरु, इसके अलावा नरी नई, अगा नूरू, इसके अलावा पूरन नूरू, इसके अलावा कुरुन तोगाई, काली तोगाई, परी पदल, पदीरूपत्तु, ये सारे जो है, ये बेसिकली आपको याद करने की क्या बात है कि इत्तू तुगाई जो है वो 8 एंथोलॉजीज का वर्क है, 8 वर्क्स है इत्तू तुगाई। 8 आप याद रखोगे ना तो आपको 1 नंबर हो सकता है यहाँ से मिल जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और पत्तू पत्तू, या फिर जिसे हम 10 इडल्स कंसिस्ट ऑफ 10 वर्क्स। तो देखो अगला जो है हमारा संगम लिटरेरी वर्क वो है पत्तू पत्तू, जिसको 10 वर्क है, उसमें 10 वर्क, यहाँ पे 10 आपको याद रखना है। इसमें इनका अगेन नाम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पढ़ने वाला भी नहीं हूँ, आप इसको देख लेना। इससे सवाल नहीं आता है जनरली, बट एक इन्फॉर्मेशन के लिए डाल दिया गया है, ताकि आपको अगर जो ज़्यादा इंटरेस्टेड लोग हैं, जो ज़्यादा जानना चाहते हैं, उनके लिए भी ये जानकारी अवेलेबल मैंने कर दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इत्तू तुगाई और पत्तू पत्तू को 2 मेन ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिसे हम कहते हैं अहम। अहम का मतलब होता है लिटरेरी में, संगम एज के लिटरेरी की बात करें अहम का तो होता है लव, और पूरम का मतलब होता है वैलर। वैलर मतलब शौर्य। अहम और पूरम, ऐसा सवाल आ सकता है कि अहम जो संगम लिटरेचर में यूज हुआ है वो क्या है, तो उसमें दे देगा लव है, हेट है, ऐसे करके, तो आपको लव लगाना है। इसके अलावा पूछ सकता है कि पूरम जो यूज हुआ है संगम एज में वो क्या है, तो वो शौर्य है, वो वैलर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डाल दी हैं ताकि आपका एक भी नंबर छूटे ना और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो आप अभी भी चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे क्लासेस देखते रहने के लिए। नेक्स्ट है पथिनेन किलकानकू, ये है 18 वर्क। इसमें 18 वर्क है। देखो पहले में कितना था, 8 था, फिर 10 आया, फिर 18 आ गया। इत्तू तुगाई में 8 था, पत्तू पत्तू में 10 था, और इसके अलावा पत्नी किल कनाकू, अजीब सा नाम है, 18 वर्क हैं, ठीक है। ये एथिक्स और मोरल के ऊपर है, नैतिकता और मोरल के ऊपर क्या है, तो ये वाली किताब है जिसमें 18 वर्क हैं। इसके अलावा
तिरुकुरल जो है ये ऑथर किया गया था थिरुवल्लुवर के। देखो संत कवि थिरुवल्लुवर का नाम आपने काफ़ी सुना होगा, आपके सिलेबस में भी कभी पढ़ा होगा। उनकी एक रचना है तिरुकुरल। तिरुकुरल किसकी रचना है? तो थिरुवल्लुवर की रचना है। ये भी एक सवाल बन सकता है, तिरुकुरल किसकी रचना है? तिरुकुरल रचना है थिरुवल्लुवर की, ठीक है, संत कवि थिरुवल्लुवर की। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। तिरुकुरल, तिरु टी से तिरु, टी से थिरुवल्लुवर। तो आप टी जोड़ के आप लगा सकते हो कि हाँ सर ने ये कहा था टी से होगा, तो आप गेस कर सकते हो कि तिरुकुरल। अगर आपको उस समय याद ना है तो ऐसा बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है अपना दो जो एपिक था, उसमें पहला आता है शिलापतिग्रम। इसको किसने लिखा था? एलांगो अदिगल। एलांगो अदिगल का नाम तो रट लो, ये कई बार आया है कि शिलापतिग्रम की को किसने लिखा था। उसका आंसर है एलांगो अदिगल। एलांगो अदिगल आपको बिल्कुल आपके जहन में बैठ जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन्होंने इसको लिखा था, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें मनी मेघलाई की, तो मनी मेघलाई के रचयिता थे सितलाई सतनार। सितलाई सतनार, ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एलांगो अदिगल, उसको जोड़ना आप शिलापतिग्राम से, और मनी मेघलाई के सितलाई सतनार। सितलाई सतनार ये दोनों इसके लेखक हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो ये याद होना चाहिए बिल्कुल। नेक्स्ट आते हैं अदर सोर्सेस क्या हैं। अदर सोर्सेस भी हैं संगम एज की, जैसे कि ग्रीक ऑथर्स लाइक मेगास्थनीज। मेगास्थनीज भी साउथ के बारे में गया था, वहाँ घूमा था मेगास्थनीज, तो इसके बारे में जानकारी हमें मेगास्थनीज से भी मिलती है। मेगास्थनीज की बुक थी इंडिका। हालांकि इंडिका में अशोक के बारे में बहुत ज़्यादा अशोक नहीं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। इंडिका में पाटलिपुत्रा और चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान जो शासन प्रणाली थी मौर्यों की, वो उसका चर्चा है। लेकिन ये बंदा उधर भी गया था, मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का दूत था, आपको आपकी जानकारी के लिए। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में इसके दरबार में आया था एज ए रिप्रेजेंटेटिव, और इसने थोड़ा सा बताया है संगम एरिया के बारे में, बेसिकली साउथ के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल जाती है। स्ट्रैबो के किताब में भी प्लानी, पोटेनमी, इन सब के बारे में, इन सब ने साउथ इंडिया के बारे में लिखा है। जैसे कॉमर्शियल कॉन्टैक्ट्स वेस्ट का जो था साउथ इंडिया में, इसकी चर्चा है इनके किताबों में। अशोकन इंक्रिप्शन के बारे में मिला है जानकारी। चेर चोल पांड्या के बारे में हमें इन पर्टिकुलर सोर्सेस से हमें जानकारी मिलती है। तो खाली ऐसा नहीं है कि संगम एज की जो है किताबें वो हमें ओनली मतलब सैक्रोसेंट किताबें हैं, उन्हीं से खाली हमें साउथ की जानकारी मिलती है। इसके अलावा हमें अदर सोर्सेज भी है, जैसे कि मेगास्थनीज की किताब, जैसे कि स्ट्रैबो, प्लिनी, पोटेलमी, इनकी किताबों से भी हमें काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलती है। अशोक के इंक्रिप्शन से भी काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलती है। अशोक के इंक्रिप्शन से में लिखा गया है कि मेरे बाउंड्री के उधर चेर हैं, चोल है, पांड्या हैं। तो बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हाथी कुंभ। हाथी कुंभ एक इंक्रिप्शन है। हाथी कुंभ या फिर हाथी गुम्फा भी कहते हैं उसको हिंदी में। यहाँ पे इंग्लिश में हम हाथी कुंभ कहेंगे या फिर हाथी गुम्फा भी कह सकते हैं। ये जो इंक्रिप्शन है, ये खारवेल जो राजा था कलिंग का, इसके द्वारा ये इंक्रिप्शन जारी की गई थी। हाथी गुम्फा इंक्रिप्शन हमेशा याद रखना, खारवेल से जोड़ना, जो कि कहाँ का शासक था? कलिंग का। इसने भी अपने इस पार्टिकुलर इंक्रिप्शन में तमिल किंगडम्स के बारे में चर्चा किया हुआ है, ठीक है। तो डिफरेंट सोर्स हैं तमिल किंगडम्स के बारे में हमें पढ़ने के लिए, बहुत सारे सोर्स हमें मिले हैं। एक्सकेवेशन कई सारे जगह हुए हैं, जैसे कि अरिकमेड़ू में। अरिकमेड़ू अगेन अपना साउथ में ही पड़ता है। पुमपुहर में, कोडू मनाल में, इनमें एक्सकेवेशन हुए हैं काफ़ी लेटर पीरियड में, मतलब 18वीं 19वीं शताब्दी में। तो यहाँ पे भी कई सारे ऐसे हमें साक्ष्य मिले हैं जिसमें हमें पता चलता है कि ओवरसीज कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ था। साउथ इंडिया का जो था वो वेस्ट के साथ कहीं ना कहीं ओवरसीज कॉमर्शियल एक्टिविटी। अब देखो पेनिनसुलर रीजन होता है साउथ में, ऐसा पार्ट है ना अपना इंडिया, ऐसा बनता है ना, तो यहाँ भी समुंदर है, यहाँ भी समुंदर है। तो वेस्ट साइड में इनकी जो ट्रेड थी हुआ करती थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है पीरियड। पीरियड क्या माना गया है? संगम लिटरेचर की अगर पीरियड की बात करें तो पीरियड क्या माना गया है? ये काफ़ी डिस्प्यूटेड है, अभी तक इसमें मतलब उतनी क्लैरिटी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इसका जो पीरियड है वो मतलब
तीसरी शताब्दी बीसी से लेकर तीसरी शताब्दी बीसी तक है। तो इसमें थोड़ा सा कुछ लोग कहते हैं कि इससे कम है, तो डिस्प्यूटेड है। बट गजबाहु द्वितीय जो कि श्रीलंका का शासक था। इसके अलावा चेरन सेनगुत्तम जो कि चेर शासक था, सबसे महानतम शासक था ये चेरों का, चेरन सेनगुत्तम। और इसके कंटेम्प्रोरीज वगैरह ने कहीं ना कहीं जानकारी दी है संगम लिटरेचर के बारे में। थोड़ी सी जानकारी हमें दीपवंश और महावंश, जो कि एक बौद्धिस्ट वर्क है लेकिन श्रीलंका का है। श्रीलंका को उस समय सेलन कहते थे। तो यहाँ पे सेलन में ये किताबें ये बनी थी, दीपवंशा और महावंशा की रचना हुई थी। उसमें भी हमें जानकारी मिलती है, थोड़ी सी पीरियड के बारे में जिक्र मिलता है। तो वो क्या जिक्र है देख लेते हैं। तो रोमन कॉइन्स जो थे, एक सोर्स और है पीरियड जानने का संगम लिटरेचर का, वो है रोमन कॉइन्स। रोमन कॉइन्स में फर्स्ट एडी ऐसा माना गया है कि फर्स्ट सेंचुरी एडी में तमिलनाडु में ये कॉइन्स जो हैं मिले हैं, उसी पीरियड के थे। तो एक मोटा मोटी आइडिया कि हो सकता है फर्स्ट सेंचुरी एडी इसका पीरियड हो। मोस्ट प्रोबेबल डेट लेकिन जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है अगेन देखो 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर 3rd सेंचुरी एडी। तो आपसे अगर पूछा जाए तो आप आंसर मतलब मोटा मोटी आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि जो इसका पीरियड था वो 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर 3rd सेंचुरी एडी तक था। ठीक है। ये हमें डिफरेंट सोर्सेज जैसे कि लिटरेरी वर्क, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, न्यूमिस्मेटिक क्या होता है, सिक्कों से जो जानकारी मिलती है उसको हम लोग न्यूमिस्मेटिक एविडेंस कहते हैं। न्यूमिस्मेटिक एविडेंस जो कॉइन्स होते हैं ना, कॉइन्स मिले हैं पुराने शासकों का, वो न्यूमिस्मेटिक एविडेंस माने जाते हैं। तो इन सारी जानकारियों से हमें पता चलता है कि 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर 3rd सेंचुरी एडी तक का ये पीरियड रहा है संगम एज का। पॉलिटिकल हिस्ट्री बताता है संगम एज, इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में बताता है। ये बेसिकली बताता है कि 3 डायनेस्टी हुआ करती थी, जैसे कि चेर मेरा गला थोड़ा सा ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है। चेर, चोल और पांड्या के बारे में काफ़ी ज़्यादा जिक्र मिलती है। पॉलिटिकल हिस्ट्री की जानकारी हमें संगम एज से मिलती है। चेर, चोल और पांड्या 3 शासक बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक थे साउथ के। इनके बारे में आगे आपको पढ़ने को भी मिलेगा, डोंट वरी। चेर जो है वो मॉडर्न केरला के माने जाते हैं। जो आज की डेट में केरला है ना इंडिया का, जैसे देखो ये केरला कहाँ पड़ता है, ऐसा जो पार्ट है ना यहाँ पे, ऐसा जो पार्ट है ना ये केरल है। केरल में ही चेर हुआ करते थे। चेर जो है यही रीजन में हुआ करते थे। तो चेर को हमेशा मॉडर्न डे केरला से जोड़ना। इनकी कैपिटल थी बंजी समवेयर यहाँ पे पड़ती थी। बंजी इनकी कैपिटल थी और बंजी ही एक इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट भी हुआ करता था। और इसके अलावा टोंडी और मुसिरी ये दोनों इम्पॉर्टेंट जो है पोर्ट हुआ करती थी संगम एज की। तो सवाल कई बार आया है कि टुंडी और मसूरी पोर्ट किस साइड पड़ती थी एंशिएंट टाइम में, ईस्ट साइड में, ईस्ट हो गया इधर, या वेस्ट साइड में। तो आंसर है वेस्ट साइड में। ठीक है, ये भी सवाल कई बार पूछा गया है। ये भी पूछा गया है कि टोंडी और मसूरी क्या थी उस समय, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी पोर्ट थी। इसके अलावा ये भी पूछा गया है कि टोंडी और मसूरी किससे संबंधित थी, तो ये चेरों से संबंधित थी। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आता है कि पल्मीरा फ्लावर्स, इनका जो ये क्या करते थे ना, ये अपना एक सिंबल रखते थे। ये लोग अपना एक सिंबल बना के रखते थे। तो इनका सिंबल क्या था, इनका सिंबल था पल्मीरा फ्लावर्स का गार्लैंड इनका सिंबल हुआ करता था। इनके झंडों पे ये लगा रहता था पल्मीरा फ्लावर। ठीक है, ये बेसिकली एक तरीके का फ्लावर है, इसको आप गूगल करके देख सकते हो, इसका शेप आपको पता चल जाएगा। तो बेसिकली आपको जानकारी यहाँ पे ये रखनी है कि इनके झंडों पे पल्मीरा फ्लावर्स का गार्लैंड दिखता था। ये एक इनका इंक्रिप्शन है, इसमें कहा गया है, ये इंक्रिप्शन मिला है पुगलूर इंक्रिप्शन कहते हैं। ये 1st सेंचुरी एडी के आसपास का ये इंक्रिप्शन का डेट माना जाता है, उसका पीरियड मतलब उसका एज माना जाता है पर्टिकुलर। पुगलर इंक्रिप्शन का इतना पुराना है ये। इसमें 3 जनरेशन के बारे में बताया गया है चेरों की 3 जनरेशन ने वहाँ पे शासन किया हुआ है। ठीक है, ये हमें जानकारी मिलती है कहाँ से, पुगलर इंक्रिप्शन से। इसके अलावा अगर बात करें पदीरुपत्तु की, तो पदीरुपत्तु जो है
ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हो जाता है, चेरों के बारे में बताता है। ये बताया गया है, इसमें बताया गया है कि पेरुम सुरु उदयन चेरलाथन एक इम्पॉर्टेंट शासक था। इसके अलावा इमाया वर्मनबन नेदम चेरलाथन भी एक इम्पॉर्टेंट था, और चेरन सेनगुतन सबसे इम्पॉर्टेंट इनका शासक था, सबसे इम्पॉर्टेंट। तो 3 जनरेशन आपको 3 नाम के तौर पे आपको मिल गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं चेरन सेनगुतन। इसका पीरियड माना जाता है 2nd सेंचुरी एडी में ये शासन किया था। इसका ब्रदर था एलांगो अदिगल, जिसने क्या रचना की थी, शिलापत्तिग्रम की। तो मैंने आपको बताया था ना, शिलापत्तिग्रम की रचना किसने की थी, तो शिलापत्तिग्रम की रचना की थी एलांगो अदिगल ने। और एलांगो अदिगल जो था ये इसका भाई था, चेरन सेनगुतन का भाई था। ठीक है, चेरन सेनगुतन का भाई कौन था, एलांगो अदिगल। चलिए आगे बढ़ेंगे। मिलिट्री अचीवमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा रही हैं चेरों की मिलिट्री अचीवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा रही हैं। इन्होंने एक्सपेडिशन किया था, हिमालय तक पहुंच गए थे ये लोग, और कई सारे जो नॉर्थ इंडियन मोनार्क्स थे, छोटे छोटे जो मोनार्क्स थे, शासन करते थे छोटे मोटे एरिया में, उनको इन्होंने हराया भी है। तो इनकी मिलिट्री अचीवमेंट अच्छी खासी है। ऐसा मत सोचना कि ये खाली केरल तक ही सीमित है, हिमालय तक पहुँच गए थे। काफ़ी मतलब ये लड़ाके टाइप के लोग थे, और इन्होंने मिलिट्री एक्सपीडिशन काफ़ी ज़्यादा किया है। इन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था वर्शिप का, जिसे कहते हैं पत्नी कल्ट। ये देखो, पत्नी कल्ट कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। दे इंट्रोड्यूस द पत्नी कल्ट और वर्शिप ऑफ कनागी। कनागी को कहते हैं आइडियल वाइफ, मतलब इनके समाज में एक कनागी तो थी ही, महिला थी एक, जो कि मतलब आइडियल वाइफ मानी जाती थी। उनकी पूजा करना इनका एक नया सिस्टम था कि आइडियल वाइफ की ये लोग पूजा करते थे, जिसको कहते हैं पत्नी कल्ट। ठीक है, तो ये बात आपको दिमाग में समझ में आ जानी चाहिए कि उस समय के लोग मतलब आइडियल वाइफ्स की पूजा करते हैं। और आज भी हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बात करते हैं कि नहीं है। देखो, इतना ज़माना और सो बीत गया, लेकिन उस समय पूजा हुआ करती थी। आज भी हम काली माता की पूजा करते हैं, सब बातें सही हैं, लेकिन जो आम महिलाएं हैं उनकी लाइफ अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं। पत्नी कल्ट आप हमेशा जोड़ना चेरों से। ठीक है, ये क्या था, ये वर्शिप ऑफ कनागी, या फिर कनागी को ही आइडियल वाइफ कहा जाता है। ठीक है, आइडियल वाइफ कनागी जो एक थी, वो एक मतलब माता की तरह इनको पूजा जाने लगा आइडियल वाइफ के तौर पे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।